नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, न तो हमारे क्षेत्र के भीतर कोई घुसा है और न ही हमारी किसी चौकी पर कब्जा हुआ है। हमारी मातृभूमि की तरफ निगाह उठाने वालों को सबक सिखाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार सीमा को अधिक सुरक्षित करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए आज गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन सहित 19 लोग राज्यसभा के लिए चुने गए। और खेल मंत्रालय पूर्व चैंपियनों की सेवाएं प्रशिक्षण में लेने के लिए जिला स्तर पर 1000 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करेगी। समाचार प्रभात में अपने सहयोगी सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न तो हमारे क्षेत्र के भीतर कोई घुसा है और न ही हमारी किसी चौकी पर कब्जा हुआ है। श्री मोदी ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में स्थिति पर विचार विमर्श करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल सर्वदलीय बैठक की। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्षों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि हमारे 20 बहादुर सैनिकों ने लद्दाख में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया और उन लोगों को भी सबक सिखाया जिन्होंने हमारी मातृभूमि की तरफ देखने का दुस्साहस किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र उनकी वीरता और बलिदान को हमेशा याद रखेगा। सेना को आवश्यक कदम उठाने की पूरी आजादी दी गई है। डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। भारत पीस चाहता है, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। श्री मोदी ने कहा कि आज हम सभी हमारी सेनाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों के साथ एकजुट हैं और उनके साहस और बहादुरी पर पूरा भरोसा करते हैं। मैं शहीदों के परिवारों को भी विश्वास दिलाता हूं कि पूरा देश उनके साथ है, पूरा देश उन्हें नमन करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन द्वारा उठाए गए कदमों से देश आहत और क्रुद्ध है। उन्होंने नेताओं को आश्वासन दिया कि हमारे सशस्त्र बल देश की रक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत शांति और मित्रता चाहता है, लेकिन संप्रभुता को कायम रखना सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपनी सीमाओं को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए सीमा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास को प्रमुखता दी है। राष्ट्र और इसके नागरिकों के कल्याण के प्रति सरकार की वचनबद्धता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि चाहे व्यापार, जुड़ाव या आतंकवाद से निपटने की बात हो, सरकार हमेशा बाहरी दबाव के खिलाफ रही है। विभिन्न नेताओं से प्राप्त सुझावों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे भविष्य की रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश अपने शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। राजनीतिक दलों के नेताओं ने लद्दाख में सशस्त्र बलों द्वारा प्रदर्शित वीरता की सराहना की। उन्होंने जरूरत के समय प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर भरोसा जताया और सरकार के साथ मिलकर रहने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने स्थिति से निपटने के लिए अपने विचारों को भी साझा किया। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस को पूरा विपक्ष रक्षा बलों के साथ एकजुट होकर खड़ा है और युद्ध की तैयारी सुनिश्चित होने पर हर बलिदान के लिए तैयार है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हाल में भारत चीन सीमा पर चीन के सैनिकों के साथ संघर्ष में देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले शहीद कर्नल संतोष बाबू के परिवार को 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। कर्नल संतोष बाबू की बहादुरी के सम्मान में सरकार ने उनकी पत्नी को ग्रुप A की नौकरी देने और एक आवासीय प्लॉट देने का भी फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कल शाम सर्वदलीय बैठक के बाद जारी बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि वे शीघ्र ही कर्नल संतोष बाबू के परिवार से मिलेंगे और सरकार की ओर से चेक प्रदान करेंगे।
इसके अलावा उन्होंने शहीद हुए 19 अन्य सैनिकों के परिवारों को रक्षा मंत्रालय के माध्यम से 10-10 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 6 राज्यों में व्यापक ग्रामीण सार्वजनिक रोजगार योजना गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अभियान का उद्देश्य अपने राज्यों को लौटने वाले प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण नागरिकों को आजीविका के अवसर प्रदान करना है। 125 दिनों के इस अभियान को मिशन मोड स्तर पर लागू किया जाएगा। 50,000 करोड़ रुपए के फंड से प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना तैयार करने के लिए 25 विभिन्न प्रकार के कार्यों को तीव्र तरीके से लागू किया जाएगा। अभियान के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा जैसे 6 राज्यों के 25,000 से अधिक प्रवासी श्रमिकों के साथ कुल 116 जिलों को चुना गया है, जिसमें से 27 आकांक्षी जिले शामिल हैं। इन जिलों से 2/3 प्रवासी श्रमिकों के लाभान्वित होने का अनुमान है। आनंद चतुर्वेदी के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 5 अन्य मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में बिहार में खगड़िया जिले के तेलीहर गांव से वर्चुअल रूप से इसकी शुरुआत की जाएगी। अभियान का संचालन जिलों में सामान्य सेवा केंद्रों और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किया जाएगा। ये अभियान 12 विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के समन्वित प्रयासों से शुरू किया जा रहा है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान 6 राज्यों बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान के 116 जिलों में चलाया जाएगा। इस योजना के दायरे में बिहार के 32 जिले शामिल हैं। लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्न भागों से बिहार में करीब 35 लाख प्रवासी मजदूर लौटे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान की महत्वाकांक्षी योजना को लेकर राज्य के प्रवासी मजदूरों में काफी उत्साह है। प्रवासी मजदूरों को गरीब कल्याण रोजगार अभियान में अब अपने गांव में ही रोजगार के अवसर मिलेंगे। देश के विभिन्न भागों से लगभग 35 लाख कामगार बिहार लौटे हैं। इसे देखते हुए राज्य के 38 में से 32 जिलों में इस महत्वाकांक्षी योजना को लागू किया गया है। इस योजना को लेकर मजदूर काफी उत्साहित हैं। मेरा नाम उपेंद्र पांडे है। मैं पहले जामनगर में लेबर का काम करता था, लेकिन वहाँ से काम खत्म हो जाने के कारण अभी घर पर आकर के हम लोग बैठ गए हैं। अभी हम लोग कोई काम धंधा नहीं है। योजना के तहत हम लोग को कुछ काम अगर मिल जाता है तो उससे क्या है कि हम लोग को भरण पोषण बाल बच्चों का हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खगड़िया की तेलिहार पंचायत के लोगों से संवाद करेंगे। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत राज्य की एकमात्र इसी पंचायत का चयन किया गया है। सरकार की जो भी योजना है उसका किसी न किसी रूप में यहाँ कार्यान्वयन हुआ है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। 8 राज्यों में कल राज्यसभा की 19 सीटों के लिए चुनाव हुआ। इनमें गुजरात की 4 सीटों में से 3 पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के अभय भारद्वाज, रमिलाबेन बारा और नरहनी अमीन ने जीत हासिल की। चौथी सीट पर कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल को जीत मिली। राजस्थान की 3 सीटों में से 2 पर कांग्रेस और भाजपा को 1 सीट पर जीत हासिल हुई। मध्य प्रदेश में भाजपा के ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमीर सिंह सोलंकी, जबकि कांग्रेस से दिग्विजय सिंह ने जीत हासिल की। झारखंड में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश तथा झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख शिबू सोरेन निर्वाचित घोषित किए गए। आंध्र प्रदेश से राज्यसभा की सभी 4 सीटों पर वाईएसआर कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी हुए हैं। पार्टी के उम्मीदवार पिल्ली सुभाष चंद्र बोस, मोपीदेवी वेंकट रमणा राव, अला अयोध्यारामी रेड्डी और परिमल नटवानी राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। मणिपुर में भाजपा उम्मीदवार लिशिम्मा सनाजा ओबा राज्यसभा की एकमात्र सीट के लिए निर्वाचित घोषित हुए हैं। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने नवनिर्वाचित सदस्य को बधाई देते हुए कहा कि जनता ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को सहयोग और स्नेह दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पता चलता है कि सरकार के पास स्थायी सरकार के लिए पर्याप्त बहुमत है। मिजोरम में मिजोरम नेशनल फ्रंट एमएनएफ के उम्मीदवार वनलाल वेना को निर्वाचित घोषित किया गया। कर्नाटक में पहले ही सभी 4 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे। यहां से पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, भाजपा के इरन्ना कड्डी और अशोक गस्ती राज्यसभा के लिए चुने गए। अरुणाचल प्रदेश से भाजपा उम्मीदवार नबाम रेबिया भी पहले ही निर्विरोध चुन लिए गए थे। गुजरात में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए हुए चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सभी 3 उम्मीदवार अभय भारद्वाज,
रमीलाबेन बारा और नरहरी अमीन निर्वाचित हुए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कल देर रात मतों की गिनती के बाद भाजपा के 2 उम्मीदवार अभय भारद्वाज और रमीलाबेन बारा को पूरे 36 वोट मिले, जबकि उसके तीसरे उम्मीदवार नरहरी अमीन को 35.98 वोट मिले। दूसरी ओर कांग्रेस के पहले उम्मीदवार शक्ति सिंह गोहिल को भी पूरे 36 वोट मिले, जबकि उनके दूसरे उम्मीदवार भरत सिंह सोलंकी को 31.98 वोट मिले। राज्यसभा सीटों के चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के 8 विधायकों के इस्तीफे से कांग्रेस को 1 सीट का नुकसान झेलना पड़ा है। दूसरी ओर कल मतदान में एनसीपी के इकलौते विधायक कांधल जाडेजा ने भी बीजेपी के लिए वोट दिया, जबकि भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायकों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया, जिससे भी भाजपा को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा हुआ। निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी ने कांग्रेस के पक्ष में वोट डाला, लेकिन 2 सीट जीतने के लिए यह पर्याप्त नहीं था। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 से रोगियों के ठीक होने की दर 53.80% तक पहुंच गई है और कोरोना वायरस से पीड़ित कुल 2,04,771 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 10,386 रोगी ठीक हुए हैं। वर्तमान में देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,63,248 है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के कुल 13,586 नए मामले सामने आए हैं, जिन्हें मिलाकर मरीजों की कुल संख्या 3,80,532 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 336 लोगों की मौत के साथ देश भर में मृतकों की कुल संख्या 12,573 हो गई है। इसके साथ ही देश में मृत्यु दर 3.30% तक पहुंच गई है। केंद्र ने राज्यों को पत्र लिखकर घर में पृथकवास संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले महीने की 10 तारीख को इस संबंध में संशोधित दिशा निर्देश जारी किए थे। इसके अनुसार कोरोना के साधारण और शुरुआती लक्षणों वाले व्यक्ति घर पर ही पृथकवास में रहने का विकल्प चुन सकते हैं, बशर्ते उसके लिए घर में शौचालय युक्त कमरा हो। ऐसे रोगियों को अपने स्वास्थ्य की लगातार निगरानी करनी होती है और जिला निगरानी अधिकारी को उसकी जानकारी देनी होती है, जिससे आगे कार्य करने में सुविधा हो। संशोधित दिशा निर्देशों में ये व्यवस्था की गई है कि घरेलू पृथकवास में रहने का विकल्प चुनने वालों को ये वचन पत्र देना होता है कि वे सभी मानदंडों का पालन करेंगे। मंत्रालय के अनुसार घरेलू पृथकवास वाले सभी मामलों पर डॉक्टर लगातार नजर रखते हैं और स्वस्थ होने के बाद भी उन्हें दिशा निर्देशों का पालन करना होता है। मंत्रालय ने कहा है कि कुछ राज्यों में घर में ही पृथकवास में रहने की अनुमति एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में दी जा रही है और संशोधित दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन नहीं किया जा रहा है। मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वे कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें। दिल्ली में कोविड-19 के हर मरीज के लिए 5 दिन का संस्थागत संगरोध अनिवार्य कर दिया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अपने आदेश में कहा कि 5 दिन तक संस्थागत संगरोध के बाद बिना लक्षण वाले कोविड-19 वाले मरीज को घर में अलग रहने के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति की गृह मंत्रालय में नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। उपराज्यपाल ने दिल्ली आपदा प्रबंधन के अध्यक्ष के रूप में अपने आदेश में सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि वे जिला निगरानी अधिकारी की निगरानी टीमों द्वारा गृह संगरोध के प्रत्येक मामले का अनिवार्य भौतिक सत्यापन कराएं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अपने साथ अपनों का ध्यान रखो, बड़े बुजुर्गों का तुम ध्यान रखो, तो बात करो, कुछ मदद करो, कोरोना के चलते याद रखो, घर से निकलो तो मास्क पहनना, मास्क के पीछे मुस्कुराना, सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, अपने साथ अपनों का ध्यान। हथेलियों पे तंबाकू मसाला रगड़कर स्वाद चखने के लिए मुंह तक जरूर लाएंगे,
सिगरेट और बीड़ी भी जलाकर होठों से जरूर लगाएंगे और फिर कैंसर, कोरोना, टीबी और हृदय रोग जैसी बीमारियों के चपेट में आएंगे। सर, तंबाकू सेवन जानलेवा है और आपकी और आपके परिवार की खुशियों के लिए हानिकारक भी। तो आज ही एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए शपथ लीजिए। सिगरेट, बीड़ी या किसी भी प्रकार के तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे और जीवन को सुरक्षित रखेंगे। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, न तो हमारे क्षेत्र के भीतर कोई घुसा है और न ही हमारी किसी चौकी पर कब्जा हुआ है। हमारी मातृभूमि की तरफ निगाह उठाने वालों को सबक सिखाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार सीमा को अधिक सुरक्षित करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए आज गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन सहित 19 लोग राज्यसभा के लिए चुने गए और खेल मंत्रालय पूर्व चैंपियनों की सेवाएं प्रशिक्षण में लेने के लिए जिला स्तर पर 1000 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करेगी। सरकार ने पूरे देश में जिला स्तर पर 1000 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है। इन केंद्रों को पूर्व चैंपियन चलाएंगे या उन्हें कोच के रूप में रखा जाएगा। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने इस फैसले के बारे में कहा कि सरकार भारत को एक खेल महाशक्ति बनाने का प्रयास कर रही है, इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि खेल युवाओं के लिए एक उपयुक्त करियर विकल्प बने। बिहार में कोरोना वायरस से 6 और लोगों की मौत के साथ ही राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या 50 हो गई है। राज्य में संक्रमण वाले लोगों की संख्या बढ़कर 7290 हो गई है। हालांकि 5098 लोग महामारी को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय 2142 रोगियों का उपचार चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में 100 बिस्तरों वाला कोविड अस्पताल बनवाया है। अपनी तरह के इस पहले अस्पताल में कोरोना वायरस के उपचार की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अनेक उपायों की घोषणा की है। राज्य में प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के इस आपातकाल में लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के सभी प्रयास किए जाने चाहिए। एक रिपोर्ट। कल अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में मौजूद सभी संसाधनों का उपयोग करते हुए 108 और 102 सेवा के साथ ही सभी निजी नर्सिंग होम की एम्बुलेंस को मरीजों के इस्तेमाल में लगा दिया जाए और उनमें न केवल पीपीई किट, सैनिटाइजर और N95 मास्क की मौजूदगी हो, बल्कि उन्हें 10 मिनट के भीतर मरीज तक पहुंच जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से इस महीने के अंत तक प्रदेश में कोविड बेडों की संख्या 1.5 लाख तक पहुंचाने के साथ ही लेवल 2 प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाने और L1 तथा L2 श्रेणी के अस्पतालों में आयुष डॉक्टरों की मौजूदगी सुनिश्चित करने को कहा है। प्रदेश के अस्पतालों में रजिस्ट्रेशन काउंटर की संख्या बढ़ाने के साथ ही अस्पतालों के परिसर में विस्तार के भी निर्देश दिए गए हैं, जहां पर्याप्त संख्या में स्ट्रेचर और व्हील चेयर मरीजों के लिए मौजूद रहें। मुख्यमंत्री ने लोगों के बीच कोरोना को लेकर जागरूकता बढ़ाए जाने के लिए प्रचार प्रसार अभियान को तेज करने और इसमें दूरदर्शन और आकाशवाणी जैसे माध्यमों का इस्तेमाल करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। छत्तीसगढ़ में अब निजी अस्पतालों में भी कोविड के मरीजों का निःशुल्क उपचार हो सकेगा। इसके लिए राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने अनुमति देने के साथ ही इलाज के लिए पैकेज भी तय कर दिया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। छत्तीसगढ़ में अभी तक कोविड-19 के मरीजों का उपचार सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ही हो रहा था, लेकिन अब राज्य शासन ने इस बात की अनुमति दे दी है कि निजी अस्पतालों में भी कोरोना संक्रमित मरीजों का निःशुल्क इलाज हो सकेगा। यह इलाज सिर्फ उन्हीं अस्पतालों में हो सकेगा जो आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और छत्तीसगढ़ की डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत अनुबंधित हैं। राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग ने सिर्फ उन्हीं निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के इलाज की अनुमति दी है जहां 50 या उससे अधिक बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके साथ ही अनुबंधित निजी अस्पतालों में कुल बिस्तर क्षमता का न्यूनतम 10% ICU होना अनिवार्य है।
साथ ही वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की सुविधा होना भी जरूरी होगा। स्वास्थ्य विभाग की तकनीकी समिति निजी अस्पतालों में मौजूद सुविधाओं का परीक्षण करेगी और इस समिति की अनुशंसा के बाद ही इलाज की अनुमति दी जाएगी। इन अस्पतालों को सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। महाराष्ट्र में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या 1,24,331 हो गई है। राज्य सरकार कोरोना से प्रभावित लोगों की जांच और इलाज सुविधा में वृद्धि कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राज्य में कोरोना वायरस परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या अब बढ़कर 100 तक पहुंच गई है। सिंधुदुर्ग जिले में आरटी-पीसीआर लैब के उद्घाटन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बोलते हुए उन्होंने राज्य के हर जिले में ऐसी प्रयोगशालाओं की आवश्यकता पर जोर दिया। वहीं दूसरी ओर मुंबई के धारावी में ऑक्सीजन बेड सहित अत्याधुनिक सुविधाओं वाला 200 बेड का कोरोना सेंटर शुरू हुआ। यह केंद्र कोरोना संक्रमण की रोकथाम और उपचार के लिए सभी सुविधाओं से लैस है। इसी बीच महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि राज्य में कोविड-19 रोगियों की रिकवरी दर 50.49% बनी हुई है। स्वस्थ होने पर कल 1,935 रोगियों को घर छोड़ दिया गया। राज्य में फिलहाल 5,91,049 लोग होम क्वारंटाइन में हैं, जबकि 25,697 अन्य संस्थागत क्वारंटाइन में हैं। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। गुजरात में कोविड-19 से संक्रमित रोगियों की संख्या 26,198 हो गई है। बीते 24 घंटे में 540 नए मामले दर्ज किए। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि 27 और रोगियों की मौत के साथ कोरोना महामारी से मरने वालों की संख्या 1,619 हो गई है। चेन्नई में पुलिस शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में पूर्ण लॉकडाउन के उल्लंघन की घटनाओं पर कड़ी नजर रख रही है। लॉकडाउन कल से लागू हुआ है। कल एक ही दिन में उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 2,400 से अधिक मामले दर्ज किए गए। इनमें अधिकतर वाहन चालक थे। सभी प्रमुख जगहों पर तलाशी चौकियां बनाई गई हैं और वाहनों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए ड्रोन तैनात किए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है, जो इस महीने के अंत तक जारी रहेगा। चेन्नई नगर निगम ने जोर देते हुए कहा है कि सभी शैक्षणिक संस्थानों को जिला आपदा प्रबंधन योजना के अंतर्गत निकाय को अपना परिसर सौंपना चाहिए। ज्ञात हो कि निकाय संक्रमित रोगियों की देखभाल के लिए अतिरिक्त कोविड-19 देखभाल केंद्र स्थापित करने के लिए स्थानों की व्यवस्था कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के सकारात्मक होने के बाद 799 लोग निगम की निगरानी से दूर हो गए, जो आम जनता को खतरे में डाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस की मदद से उनमें से ज्यादातर का पता लगाया गया है और या तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है या फिर उनके वर्तमान स्वास्थ्य को देखते हुए कोविड-19 देखभाल केंद्र में रखा गया है। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रवि कपूर। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार ने प्री प्राइमरी और प्राइमरी कक्षाओं के लिए ऑनलाइन कक्षाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के नियमों में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए विद्यार्थियों की समग्र गुणवत्ता के उद्देश्य के लिए ऑनलाइन कक्षाओं की समयावधि निर्धारित की गई है। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी आदेश के अनुसार कक्षा 6वीं से 8वीं के लिए प्रतिदिन 2 सत्रों में ही ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा सकती हैं। प्रत्येक कक्षा की अवधि प्रति सत्र अधिकतम 30 से 45 मिनट होगी। उल्लेखनीय है कि राज्य में कई परिवार और छात्र डिजिटल डिवाइस और डेटा रिचार्ज की समस्या से जूझ रहे हैं। दूरस्थ शिक्षा और विशेष रूप से ऑनलाइन कक्षाओं में मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर के बच्चों में संभावित दुष्प्रभावों के साथ साथ उनके माता पिता के सामने आ रही कठिनाइयों को देखते हुए ऑनलाइन कक्षाओं की यह अवधि निर्धारित की गई है। स्कूलों को यह निर्देश भी दिए गए हैं कि वे एनसीईआरटी द्वारा तैयार दिशा निर्देशों कोविड-19 के दौरान सुरक्षित ऑनलाइन पढ़ाई पर अमल भी सुनिश्चित करें। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कल सूर्य ग्रहण भी होगा। विश्व के कई भागों में अंगूठी के आकार का सूर्य ग्रहण नजर आएगा। भारत में सूर्य ग्रहण राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड में देखा जा सकेगा। लेह लद्दाख में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान ने ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और गामा रे दूरदर्शी के लिए विश्व के सबसे अधिक ऊंचे स्थानों में से एक हानले से सूर्य ग्रहण की लाइव स्ट्रीमिंग के इंतजाम किए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 01123
1-800-633-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-115767। ये कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला के अंतर्गत हम कोविड-19 महामारी की रोकथाम और बचाव के बारे में जाने माने विशेषज्ञों की राय से आपको अवगत कराते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मनोविकार विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नंद कुमार ने लोगों को सलाह दी कि घर पर परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताएं। We are going to overcome this crisis within a few weeks. In the coming few weeks, stay at home, spend time with the family, do household work, exercise, listen to music, sing with the family, do yoga, meditation, and take care of emotional need of the family. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में संक्रामक रोगों की चिकित्सक डॉक्टर अन्विता अग्रवाल ने भी लोगों को सलाह दी कि लापरवाही बिल्कुल न बरतें। Coronavirus may be invisible, but the number of people affected are very much visible, and the numbers are increasing from day to day. Don't be negligent. Please stay at home. कोविड-19 पर आकाशवाणी के फोन इन कार्यक्रम में भाग लेते हुए मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर नरेश गुप्ता ने कहा कि एंटीजन जांच से परिणाम तेजी से आते हैं और सर्वाधिक संक्रमण वाले इलाके में ये पद्धति काफी मददगार हो सकती है। ये जांच प्रणाली ICMR से भी अनुमोदित है। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि समाज को कोविड संक्रमण से पीड़ित लोगों के प्रति सहयोग का रवैया रखना चाहिए। जो व्यक्ति कोविड से ठीक हो गया है और अपना घर या कॉलोनी में जाता है तो लोगों को ये लगता है अरे अभी तो कोविड है और उससे थोड़ा भय और डर के रहते हैं। ये जो स्टिग्मा आ गया है हमारी सोसाइटी में, ये बिल्कुल गलत बात है। इसीलिए अब ये एक फैसला करा गया है कि जो व्यक्ति ठीक हो जाएगा उसको हम एक सर्टिफिकेट दे देंगे कि ये ठीक है, ये आपको रिस्क नहीं है किसी भी सोसाइटी में या कॉलोनी में या घर में, और इसको आप सपोर्ट ही नहीं करिए, इसकी आप मदद भी ले सकते हैं क्योंकि ये सब भुगत चुका है। और अब एक नजर आज के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आसमान सामान्य रूप से बादलों से घिरा रहेगा। मुंबई में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और बारिश होने का अनुमान है। यहाँ का तापमान 25 और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। चेन्नई में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और वर्षा या बूंदाबांदी भी हो सकती है। तापमान 30 डिग्री से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहेगा। श्रीनगर में तापमान 15 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गिलगित में तापमान 15 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा और दोपहर या शाम को बादल घने हो सकते हैं। मुजफ्फराबाद में भी आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा। शहर में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से मैं धर्मेंद्र। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और सिद्धार्थ, आज के समाचार पत्रों में क्या खास है? जी हाँ नवीन, अगर आज के समाचार पत्रों पर एक नजर डालें तो भारत चीन तनाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल बुलाई गई सर्वदलीय बैठक आज प्रकाशित सभी अखबारों की सुर्खियां हैं। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, न कोई हमारे क्षेत्र में घुसा, न किसी चौकी पर कब्जा। पंजाब केसरी की सुर्खी है, 1 इंच भी जमीन नहीं छीनी। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, न तो हमारी सरहद में घुसपैठ और न चौकी पर कब्जा जमाया। अमर उजाला लिखता है, सेना को पूरी छूट, हमारी कोई चौकी कब्जे में नहीं, 1 इंच जमीन पर भी कोई नजर नहीं डाल सकता। नवभारत टाइम्स की मुख्य खबर है, चीन के चंगू से सुरक्षित लौटे 10 भारतीय जवान। वहीं पंजाब केसरी लिखता है, चीन ने 10 भारतीय जवान छोड़े। राजस्थान पत्रिका के अनुसार अपने जवान छुड़ाने को झुका चीन, हमारे 10 सैनिक सौंपे। दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से आज से स्नातक और पीजी पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने पर दैनिक जागरण लिखता है, आज से डीयू में दाखिले की दौड़, डीयू एडमिशन के लिए आज खुलेगा पोर्टल। नवभारत टाइम्स में है। अंत में मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, न तो हमारे क्षेत्र के भीतर कोई घुसा है और न ही हमारी किसी चौकी पर कब्जा हुआ है। हमारी मातृभूमि की तरफ निगाह उठाने वालों को सबक सिखाया गया।
प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार सीमा को अधिक सुरक्षित करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए आज गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे और खेल मंत्रालय पूर्व चैंपियनों की सेवाएं प्रशिक्षण में लेने के लिए जिला स्तर पर 1000 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।